हम आज की क्लास में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। और ये सब सारे स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आता है, यूपी ट्रिपल एससी के कंप्यूटर एग्ज़ाम में। और स्पेशली जो मेंस एग्ज़ाम है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, एजीटीए, इन सब के लिए। और हम लोग ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करना है क्लास में, क्या क्या टॉपिक लिया गया है। तो आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेटवर्क की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद फिर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड अ नेटवर्क। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे नेटवर्क के टाइप्स देखेंगे, लैन, मैन, वैन, पैन, ये सब सारा देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेटवर्क में टोपोलॉजी पढ़ेंगे, क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, क्या है इनके सारे नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनके मेन प्रकार जो भी हैं वो सब देखेंगे। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और उसके बाद फिर जो है आपका ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी आपका मेश टोपोलॉजी, ये सब डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डिवाइस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। डिवाइस में सारे जितने भी मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हैं, लाइक आपका हब हुआ, स्विच हुआ, राउटर हुआ, मॉडेम हुआ, उसके अलावा रिपीटर हुआ, और उसके अलावा एक्सेस पॉइंट हुआ, गेटवे हुआ, ब्रिज हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, इनके फीचर्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे प्रोटोकॉल क्या है, और इसमें प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है ये देखेंगे, और प्रोटोकॉल क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट, ये देखेंगे। और फिर एक एग्ज़ाम्पल से भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस देखेंगे, ये भी देखेंगे इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, और एक्स्ट्रानेट क्या है। हम लोग पीपीटी के माध्यम से ये देखेंगे, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी बैंडविड्थ की होगी, बैंडविड्थ क्या है और इसके बैंडविड्थ किस में मापा जाता है, वो सब सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बैंडविड्थ के टाइप्स देखेंगे, लो बैंडविड्थ, मीडियम बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग थ्रूपुट देखेंगे, लेटेंसी देखेंगे। उसके बाद फिर इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पहुँचेंगे अगले स्लाइड में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें वायर्ड और वायरलेस है। ये देखेंगे हम लोग। ट्विस्टेड पेयर केबल देखेंगे। उसके बाद फिर कोएक्सियल केबल देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल देखेंगे। और उसके बाद फिर अनगाइडेड मीडिया, जिसको वायरलेस मीडिया कहते हैं, उसमें देखेंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस फिडेबिलिटी, ब्लूटूथ देखेंगे। फिर मॉड्यूलेशन देखेंगे, मॉड्यूलेशन में हम इनके टाइप्स को भी देखेंगे, मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है वो देखेंगे। अब इनके टाइप एनालॉग और डिजिटल ये देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे, फेज़ मॉड्यूलेशन देखेंगे, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस क्या होता है हम ये देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देखेंगे, डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, ये देखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे ये सब इस पे ट्रांसमिशन डेटा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये इस पे देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचेंगे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे असिंक्रोनस ट्रांसमिशन विद एग्जांपल्स देखेंगे। और फिर लास्ट में हम इनमें दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो बिना समय ख़राब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। पेज से फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। आपको बने रहना है। और आपका अब अगर जैसे आप अगर इसको ऑडियो, सिर्फ ऑडियो भी सुनते हैं, ऑडियो आप ईयरफोन लगा के या फिर आप ऐसे ही ऑडियो एक दो बार आप इसको रिप्ले करके सुन लेते हैं, तो आपको 3 बार मैक्सिमम आपको करना है। आप 3 बार स्लाइड को देखेंगे, और या नहीं भी देखते हैं, सिर्फ ऑडियो ही सुन लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क की परिभाषा क्या है, नेटवर्क क्या है। तो इसमें नेटवर्क क्या है देखिए, सीधा कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाई 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब वो जुड़े क्यों होते हैं, ताकि वे डेटा और संसाधनों का साझा कर सकें। किसका साझा कर सकें, डेटा और संसाधनों का साझा कर सकें। अब और इजी लैंग्वेज में देखना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए, जैसे बहुत से लोग आपस में बात करते हैं
तो आपस में जब आप बात करते हो तो आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसमें नेटवर्क चाहिए। अगर नेटवर्क नहीं है या नेट से आप जुड़े हो तो वो चाहिए। ठीक वैसे जैसे आपको आपके दोस्त से बात करने के लिए मोबाइल या नेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर को एक नेटवर्क के ज़रिए आपस में कंप्यूटर भी एक नेटवर्क के ज़रिए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इस एग्ज़ाम्पल से, उम्मीद कर रहा हूँ। अब अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या होती है? वाई डू वी नीड अ नेटवर्क? तो नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है? तो भाई डेटा शेयर इसकी ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे आप फाइल को भेजना, आपको फ़ोटो भेजना, आप वीडियो भेजना, या कोई भी डेटा जो होता है जो शेयर करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। नेटवर्क आपके पास रहता है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती हैं। उसके अलावा प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, डिवाइस हुआ, ये एक साथ सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर नेटवर्क है तो। अब जैसे देखिए प्रिंटर, स्कैनर वगैरह ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप देखते होंगे साइबर कैफ़े वगैरह में, आप खुद के भी घर में हो सकता है। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक्सेस साझा कर सकते हैं, और उसके अलावा ये एक जगह से दूसरी जगह तुरंत इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है, उसको भेज सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके नेटवर्क के प्रकार। क्या देखते हैं? नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के प्रकार इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के प्रकार में लोकल एरिया नेटवर्क देखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जिसको आप लैन कहते हो, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है, मतलब ये लिमिटेड होता है, एक ऐसा नहीं कि हर जगह है। तो जैसे एक घर हो सकता है, वो एक स्कूल हो सकता है, वो एक छोटा सा ऑफिस हो सकता है। मतलब लोकल का मतलब क्या है? आप कहते हो ना वो लोकल का आदमी है, लोकल का आदमी है मतलब आपके पास का ही है। तो ये आप लोकल से आप याद रखना कि ये जो है नेटवर्क लोकल एरिया के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे स्कूल के जो सभी कंप्यूटर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, स्कूल के सभी कंप्यूटर आपस में लैन के थ्रू जो है लैन के थ्रू सभी कंप्यूटर एक प्रिंटर से, आपके स्कूल में जो भी कंप्यूटर्स हैं सब सारे प्रिंटर किसी कंप्यूटर सब कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यानी कि ये सभी कंप्यूटर को प्रिंटर से जुड़े होना एक एग्जांपल है इसका। और दूसरी चीज़ ये समझना है कि ये सस्ता नेटवर्क है, इसकी स्पीड तेज़ है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम दूरी के लिए है ना। जैसे घर है, घर में जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, आप घर में, आप ऑफिस में करते हैं, आप स्कूल में करते हैं। अब अगर वाइड एरिया, अपने आप में वाइड मीन्स होता ही है बड़ा, विशाल, तो आप वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो जो कहाँ पे जो बहुत बड़े इलाके में फैला होता है। जैसे आपका महाद्वीप हो सकता है, कंट्री पूरी हो सकती है, या पूरी दुनिया सब कनेक्ट है ना, क्योंकि ये इसमें ढेर सारे कई लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को आपस में ये जोड़ता है। अभी हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है। और इसके अलावा पहले आप, इम्पॉर्टेंट है पेपर में, वाइड एरिया नेटवर्क से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको आसान भाषा में आपको ये भी समझना है। वाइड एरिया नेटवर्क में जब बहुत से कंप्यूटर नेटवर्क लंबी दूरी में जुड़े होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्क लंबी दूरी से जुड़े होते हैं, जैसे एक देश का कंप्यूटर दूसरे देश तक, यानी कि तो उसे आप वाइड एरिया नेटवर्क कहते हो, ठीक है ना। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल, इंटरनेट का सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल इंटरनेट है। भाई इंटरनेट आप भी यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट पाकिस्तान में बैठा आदमी यूज़ कर रहा है, US में बैठा हुआ आदमी नेट का यूज़ कर रहा है। तो ये क्या है, कैसा एग्जांपल है? सबसे बड़ा और फेमस है क्या? वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है ना। अब अगर यही नहीं होता, आप देखिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सब कनेक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं आसानी से। तो ये याद रखना है आपको वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो बैंकों में जो नेटवर्क यूज़ होता है, बैंक नेटवर्क, जैसे आप देख रहे होंगे SBI वगैरह में, PNB में, सभी जो ब्रांचेज़ हैं, इनके जो ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस, आप यहाँ पे कहीं जहाँ पे आपका घर है उसके आसपास आप बैलेंस चेक कर सकते हो। आप कहीं पे इसके किसी भी ब्रांच से आप नेट से आप कनेक्ट हो, तो आप कहीं से भी आप अपना बैलेंस जान सकते हो, पैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक मल्टीनेशनल कंपनी भी एक हो सकती है। बैंक के अलावा MNCs जो होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो कंपनी भारत की हो सकती है, अमेरिका, जापान। अब जैसे भारत की कोई कंपनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका बाहर, इंडिया के बाहर उसका ब्रांच ना हो, या फिर जो अपने यहाँ इंडिया में MNC कंपनियां काम कर रही हैं उसकी ब्रांचेज़ अपने इंडिया में हैं,
आप गुड़गांव, फरीदाबाद, इवन लखनऊ और ये नोएडा वगैरह में देखिए ढेर सारी एमएनसीज़ हैं। उसका हेड ऑफिस तो विदेशों में है लेकिन कंपनी यहाँ पे भी है, यानी कि ये कंपनी के जो नेटवर्क हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के जो नेटवर्क हैं, वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे एक ऑफिस अगर यूएस में है, एक इंडिया में है, एक जापान में है, तो तीनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो आपको ध्यान देना, ये एग्जांपल किसका हुआ? ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हुआ। अच्छा, अब समझते हैं कि काम कैसे करता है। अभी सिर्फ इतना एग्जांपल बता देने से आप कभी नहीं भूलोगे इसको, और मैं चाहता तो 1 मिनट का काम था वाइड एरिया नेटवर्क बता देने का। आप इसको ये काम कैसे करता है हम ये भी देखते हैं, और इसके फीचर्स भी हम देखेंगे और इसके एडवांटेज भी देखेंगे। तो ये इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, आपको समझते रहना है, आपको बने रहना है। ये काम कैसे करता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा को सैटेलाइट या ऑप्टिकल फाइबर या मोबाइल नेटवर्क या अंतर्राष्ट्रीय जो केबल, इंटरनेशनल जो केबल, इनके ज़रिए भेजा जाता है। इसमें कई तरह के राउटर होते हैं, सर्वर होते हैं और सुरक्षा सिस्टम का भी प्रयोग होता है, ऐसे नहीं डेटा को भेजा जाता। अभी आप देखिए अब इनके फीचर्स और क्या क्या हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के जो फीचर्स हैं वो क्या है, इनकी विशेषता। ये जो बहुत बड़ा देश या दुनिया तक इनकी गति क्या हो सकती है, लोकल की अपेक्षा कंट्री की जो देश या दुनिया तक है तो गति क्या हो सकती है, इनकी गति थोड़ी स्लो हो सकती है किसकी अपेक्षा। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसके कंपेयर में आप करोगे तो भाई ये वाइड एरिया नेटवर्क है तो उससे थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये महंगा है। और उसके अलावा सुरक्षा डेटा की दृष्टि से देखोगे तो इसमें इंक्रिप्शन का होना ज़रूरी है ताकि हैक वगैरह ना हो और डेटा कहीं से बीच में डेटा का चोरी ना हो। तो ये जो है विभिन्न शहरों और देशों में नेटवर्क को जोड़ता है, आपको ये याद रखना है। उम्मीद है करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसके लाभ क्या क्या हैं? लाभ हैं भाई कि दुनिया भर में कनेक्टिविटी, बड़ी कंपनियों के डेटा साझा करना बहुत आसान हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। एक जगह से दूसरी जगह डेटा का ट्रांसफ़र काफ़ी तेज़ होता है। और उसके अलावा रिमोट वर्किंग, क्लाउड सर्विसेज पॉसिबल हो पाती हैं। अब इनके डिसएडवांटेज क्या हैं भाई? कि डिसएडवांटेज क्या हैं इसके, इनकी सीमाएं क्या हैं, नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि इनका रख रखाव काफ़ी कॉस्टली होता है, इनका सेटअप थोड़ा महंगा होता है। स्पीड ध्यान रखना है आपको कि स्पीड ये इसमें कम हो सकती है, इसमें हैकिंग और साइबर का जो है ख़तरा हो सकता है। और ओवरऑल कंक्लूज़न आप देखोगे तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? एक शक्तिशाली नेटवर्क है जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ता है। इंटरनेट और बड़ी कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका कंक्लूज़न ओवरऑल हुआ। तो अब देखते हैं आपने क्या देखा। आपने लोकल एरिया नेटवर्क देखा और वाइड एरिया नेटवर्क देखा। अभी आप देख लीजिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। ये नेटवर्क किसी एक ही शहर या किसी एक बड़े इलाके में फैला हुआ होता है। मैंने क्या बताया, वाइड एरिया नेटवर्क सबसे विशाल, सबसे बड़ा, जो हर आपका इंडिया ही नहीं पूरे द्वीप महाद्वीप पूरे विश्व सबको कनेक्ट करता है। और वहीं मेट्रोपॉलिटन देखोगे आप, मेट्रोपॉलिटन क्या है? किसी शहर के सरकारी दफ्तर के कंप्यूटर जो होते हैं या जो केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है। अब ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछा जाए कि लैन, मैन और वैन में कौन सा बड़ा है, तो आपको बताना है वैन बड़ा है। लेकिन अगर मैन देखूँ ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, आपसे पूछा जाए कि लैन और मैन में कौन बड़ा है, तो आपको ये बताना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया ज़्यादा बड़ा है, लैन की अपेक्षा ये बड़ा है। अब वो क्या था? वो एक स्कूल में था। ध्यान रखिए मैंने क्या बताया था आपको कि लोकल एरिया नेटवर्क स्कूल के लिए था, लेकिन वहीं पे मेट्रोपॉलिटन आपका क्या है? आपके एक शहर के लिए है, आपके एक शहर या कैंपस को जोड़ता है। तो आप ये बताइए खुद, एक स्कूल बड़ा है कि एक शहर बड़ा है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरकारी या किसी बड़े संस्था में इसका इस्तेमाल होता है आपका। तो ये हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बने रहना है आपको। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी में देखिएगा सबसे पहले है क्या, ये नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं। तो आपको इतना समझना है कि नेटवर्क में जो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई। जो नेटवर्क कंप्यूटर होता है, आप खाली डब्बा रख देने से थोड़ी ना वो कनेक्ट होगा एक दूसरे से। सिर्फ आप एक कंप्यूटर लेके चले आइए और उसको डायरेक्ट ऐसे रख दीजिए तो क्या उसमें चलेगा? ना अगर नेट है, ना उसमें केबल है, ना कोई डिवाइस कनेक्ट है, ना प्रिंटर कनेक्ट है, तो वो नेटवर्क काम ही नहीं करेगा ना, वो तो सिर्फ एक डिब्बा हुआ फिर। अभी आप देखो नेटवर्क में कंप्यूटर, केबल और डिवाइस, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं। आप देखिएगा ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे क्या आप देखो, आप इसमें जो है कंप्यूटर नेटवर्क में केबल डिवाइसेस कैसे आपस में जुड़े होते हैं, ये आपको किस में
यही आपका क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब एक कंप्यूटर में नेटवर्क कैसे जुड़ा हुआ होता है, केबल कैसे जुड़े हुए होते हैं, डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब टोपोलॉजी यानी कि टोपोलॉजी मीन्स, एग्जैक्ट टोपोलॉजी मीन्स होता क्या है, तो नेटवर्क की बनावट या संरचना ही आपकी टोपोलॉजी कहलाती है। कंप्यूटर कहाँ लगा है, कंप्यूटर कैसे जुड़ा है, कंप्यूटर डेटा कैसे एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, यही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है ना, यही हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि नेटवर्क कंप्यूटर कहाँ लगा हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है और वो कैसे जुड़ा हुआ है, उसमें डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो ये सब पढ़ते हैं। अब देखिए इसके नेटवर्क टोपोलॉजी में टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पे पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी। अच्छा, बस टोपोलॉजी क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक मेन लाइन से जुड़े हुए होते हैं। देखिए सभी कंप्यूटर जो है किस में जुड़े हुए होते हैं, एक मेन लाइन से जुड़े होते हैं, एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। आप ये देखिए कहाँ पे है बस, ये है बस। अच्छा, ये बस देखिए सारे कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर हैं, ये तीनों कंप्यूटर और ये दोनों कंप्यूटर, ये किस में जुड़ा हुआ है आप खुद देखिए। आप सिर्फ एक वायर है ना, सिर्फ एक वायर से ही जुड़ा हुआ होता है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी को क्या कहते हैं, उसी को सिंगल, ये जो बीच वाली लाइन होती है उसी को मेन लाइन बोलते हैं, सिंगल केबल बोलते हैं, और सारे कंप्यूटर उसी से जुड़े हुए होते हैं। भाई इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर यही तार, अब आप खुद सोचो कि यही बीच का तार अगर ख़राब हो गया तो आपको ये पांचों कंप्यूटर चलते दिखाई देंगे, तो उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल केबल में जुड़ा हुआ होता है, बस टोपोलॉजी होता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि केबल अगर ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क, पांचों कंप्यूटर ख़राब बंद हो जाएंगे और पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। अब देखिए, लेकिन थोड़ा सा सस्ता होता है कि एक केबल लिया, सारे कंप्यूटर उसी से जोड़ दिया, तो थोड़ा सा सस्ता होता है। स्कूल वगैरह में लोग यूज़ करते हैं इसका। तो स्कूल की कंप्यूटर की लैब में जो लाइन से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं, इस ध्यान रखना, एक लाइन याद रखना या एक वायर याद रखना आप, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे आपके स्कूल के कंप्यूटर लैब में लाइन से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब जैसे इसका प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट ये है कि आप बस एक वायर लेके आ जाओ। आप क्या लेके आ जाओ, आप एक वायर लेके आ जाओ। अब जब वायर लेके आओगे तो वायर लाने के बाद एक केबल, वो भी सस्ती मिल जाएगी आपको। अब सस्ती मिल जाएगी और सारे कंप्यूटर आप उसी से कनेक्ट कर लो। ये उसका फ़ायदा हुआ कि ये काफ़ी चीप प्राइस है इसका, सस्ते में हो जाएगा। नुकसान क्या है, केबल फेल तो सारे नेटवर्क बंद। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या हुआ है, क्या होता है, तो सभी कंप्यूटर एक सेंटर डिवाइस जिसको हब कहते हैं। अभी हम लोग आगे बहुत अच्छे से देखेंगे सारे हब वगैरह क्या है, स्विचेस क्या हैं और राउटर वगैरह क्या है, वो हम आगे की स्लाइड में है, आपने ओवरव्यू देखा होगा। तो अभी हम आगे भी देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सेंटर में एक डिवाइस होता है उसी को हब कहते हैं या उसी को स्विच कह सकते हो। यानी कि एक सेंटर में एक जो डिवाइस होता है, सारे कंप्यूटर उसी से कनेक्ट होते हैं। ये स्टार की तरीके से होता है। जैसे स्टार टोपोलॉजी क्या कहते हैं, आप पढ़ क्या रहे हो, स्टार टोपोलॉजी। आप खुद सोचो इसमें से स्टार टोपोलॉजी कौन सा दिख रहा है, ये क्या है आपका, स्टार टोपोलॉजी है। अब आप देखिए कि स्टार टोपोलॉजी में क्या है, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, आप स्टार की तरह है। जब भी आप भूल जाओ तो देखो आप, ये बीच में एक है सेंटर पे, सेंटर मीन्स क्या होता है, बीच। सेंटर मीन्स क्या होता है, बीच। ये सेंटर है, इससे ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है ना। बन गया क्या, स्टार। जैसे ये है, ये। अब देखो ये सारे कंप्यूटर कहाँ जुड़े हैं, इसी बीच के सेंटर से, ठीक है ना। तो जब भी आप भूल जाना तो आपको याद रखना, ये स्टार क्या बन रहा है। स्टार आप ऐसे बनाते हो, स्टार बना दे, चाहे आप ऐसे बना सकते हो, चाहे ऐसे बना सकते हो। ये कंप्यूटर यहाँ पे है, तो कुछ भी कर लो, कैसे भी समझो, बस आप समझो। तो ये क्या हुआ आपका स्टार टोपोलॉजी। क्या हुआ, स्टार टोपोलॉजी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से। आप देखो कंप्यूटर, ये जो एक में जो बीच में रखा हुआ एक आपका क्या है, ये हब है, ठीक है ना। तो सारे जो कंप्यूटर हैं वो हब से कनेक्ट हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, तो जो ऑफिस वगैरह होता है या जो बैंक में जो नेटवर्क यूज़ होता है वो इसका एग्जाम्पल है। किसका, कौन से टोपोलॉजी का, स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने बताया, अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो बाकी के जो नेटवर्क हैं, बाकी के जो कंप्यूटर हैं वो चलते रहते हैं। ये स्टार का फ़ायदा है। स्टार टोपोलॉजी का क्या है, स्टार टोपोलॉजी का फ़ायदा है कि
एक कंप्यूटर बंद, क्योंकि सब यहाँ से कनेक्ट है ना, तो एक ख़राब हुआ तो इसका मतलब ये सब थोड़ी ना ख़राब हो जाएगा, ये चलते रहेंगे। या सपोज़ करो ये ख़राब हो जाएगा, बाकी सब चलते रहेंगे, तो सब इससे कनेक्ट हैं, हब से, तो इस वजह से सारे चलते रहेंगे बाकी। तो इसका ये प्रॉफिट हुआ कि एक ख़राब होने से सिर्फ वही नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। ये एग्जाम्पल है आपका किसका, स्टार टोपोलॉजी का। अब हम आगे देखते हैं। जब तक, अब आप खुद सोचो एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जब तक हब नहीं ख़राब होगा, जब तक हब नहीं ख़राब होगा तब तक सारे कंप्यूटर चलते रहेंगे, जब तक हब नहीं ख़राब होगा तब तक सारे कंप्यूटर चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, अब देखिए रिंग टोपोलॉजी, ये वाले आ गए, हम थर्ड पे आ गए हैं। रिंग टोपोलॉजी, सभी कंप्यूटर एक घड़ी के घेरे की तरह जुड़े हुए होते हैं। घड़ी का घेरा मतलब क्या समझ रहे हो आप, रिंग क्या होता है, घड़ी का घेरा। वॉच कैसे होता है, वॉच कैसे होता है, आप देखो ये रिंग और स्टार में डिफरेंस है ना। स्टार में क्या हुआ, एक तारे की तरह है, बीच में हब बैठा हुआ था जिससे सब कनेक्ट थे। लेकिन रिंग देखो एक वॉच की तरह है ना, एक पूरा एकदम सर्कल टाइप का बना हुआ है। आप देखो एक घड़ी का घेरे की तरह है, नहीं, आप ऊपर 12 हो गया सपोज करो, नीचे 6 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर क्या, तो सब सारे इधर 9 हो गए। तो ऐसे अपने आप देखो सब सारे कैसे एक वॉच की तरह हैं। अभी आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है रिंग में कि आपसे ये पूछा जाता है डेटा एक दिशा में घूमते हुए एक एक करके आगे जाएगा। मतलब एक दिशा में मतलब कि क्लॉकवाइज ही चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज चलते चलते एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान रखना है कि अगर ये ऐसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज चलता रहेगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एक दिशा में घूमते हुए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, एक एक करके, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे करके एक एक करके ये आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये एक पुराना नेटवर्क सिस्टम है, अब आसान डेटा ट्रैफिक होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें रिस्क है कि एक कंप्यूटर फेल हुआ तो नेटवर्क टूट सकता है, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ पे आया फिर यहाँ से यहाँ गया। अब सपोज़ करो ये नेटवर्क ख़राब, तो आगे इस नेटवर्क तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें रिंग टोपोलॉजी में कि एक दिशा में घूमते हुए एक एक करके आगे बढ़ता है, लेकिन पुराने नेटवर्क सिस्टम है ये, एक कंप्यूटर ख़राब तो पूरा नेटवर्क टूट सकता है, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी में हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, इसकी खासियत क्या है। मेश कहाँ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये है आपका मेश। ठीक है, अब मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। आप देखो सब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आप देख रहे हो, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। मतलब अब देखो ये इससे ही नहीं, इससे भी कनेक्ट है, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आप बताओ। एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो कंप्यूटर के जो दूसरे सभी नेटवर्क हैं, यानी कि जो हर एक कंप्यूटर दूसरे सभी नेटवर्क से जुड़ा होने पे बहुत सी तारें हो जाती हैं। मतलब देखो आप, ये तारों का जाल है पूरा एक, है ना, बहुत सारे तार हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक लाइन अगर फेल हो जाए तो दूसरे रास्ते से डेटा आ जाएगा। जैसे सपोज़ करो कि ये नेटवर्क खराब, ये कंप्यूटर ख़राब, ठीक है, तो ये कंप्यूटर अगर ख़राब है, नेटवर्क नहीं आ रहा है इससे, तो यहाँ से आ जाएगा। ये ख़राब है तो यहाँ से आ जाएगा। अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो ऐसा नहीं कि ये सब ख़राब हो जाएंगे, ये सब चलते रहेंगे, बाकी के सब सारे चलते रहेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि ये बहुत कॉस्टली होता है, इसका प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका नुकसान क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये महंगा है, ये जटिल है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये एक लाइन, अगर इसका एक लाइन फेल हो जाता है, कोई भी एक लाइन फेल हो जाता है, तो भी वो दूसरे रास्ते के थ्रू डेटा पहुंच जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये मेश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये मेश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब पॉइंट टू पॉइंट भी देख लो, हालांकि एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट नहीं पूछता है, लेकिन ईजी है, आप देख लो। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, दो डिवाइस को जोड़ने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। ये अतिरिक्त हार्डवेयर के बिना तेज, सुरक्षित और सीधा संचार सुनिश्चित करता है। कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। क्या, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब ये आपका एक बच रहा है, कौन सा बच रहा है, अच्छा ट्री टोपोलॉजी क्या है। अब देखो एक बच रहा है आपका कौन सा, ट्री टोपोलॉजी।
अभी दो बच रहे हैं, एक ये बच रहा है, ट्री बच रहा है, और आपका एक बच रहा है हाइब्रिड। अब देखिए आप ट्री टोपोलॉजी क्या है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये एक सबसे पहले ट्री मीन्स होता ही है पेड़। अब ट्री टोपोलॉजी मिक्सचर है किसका, स्टार और बस का, स्टार टोपोलॉजी का और किसका, बस का। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार और बस का मिश्रण कौन सा टोपोलॉजी बनाता है, तो ऑप्शन विल बी ट्री टोपोलॉजी। अब ये पेड़ की तरह होता है, एक मेन लाइन से कई शाखाएं निकलती हैं, बड़ी कंपनी का नेटवर्क होता है ये। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये स्केलेबल होती है, यानी डिवाइस जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कौन सा, ये ट्री है, ट्री है। अब जैसे ट्री में मैंने क्या बताया, पेड़ की तरह होता है, एक मेन लाइन से कई शाखाएं निकलती हैं। अब जैसे ये एक मेन लाइन है, ठीक है, इससे देखो कई शाखाएं निकल रही, इधर निकल गई, इधर निकल गई, ये निकल गई। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में ये बड़ी कंपनी के नेटवर्क हैं और एक मेन लाइन से ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं। अब हाइब्रिड वाला भी देख लेते हैं। हाइब्रिड का, ये हाइब्रिड आप देख लो। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलकर बनाया जाता है। जब भी दो से अधिक टोपोलॉजी मिलते हैं तो उनको हाइब्रिड कह सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ज़रूरत के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि जब भी ज़रूरत हो आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसका ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या है कि ये सेटअप काफ़ी महंगा होता है, ठीक है, लेंदी होता है, महंगा होता है, जटिल होता है। तो ये टोपोलॉजी आपकी फिनिश हुई और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेटवर्क डिवाइस। तो नेटवर्क डिवाइस क्या है, नेटवर्क डिवाइस अगले स्लाइड में ये है। अब देखिए एक एक करके पहले नेटवर्क डिवाइस होते क्या हैं। नेटवर्क डिवाइस क्या हैं, एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, ये इन सब को एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, डेटा को भेजते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं। ये क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, इन सब को एक दूसरे से जोड़ते हैं, डेटा को भेजते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं। ये सारे काम कौन करता है, नेटवर्क डिवाइस। तो ये सारे काम करते हैं। ये डिवाइस एक नेटवर्क को बनाने में मदद करते हैं। कौन से डिवाइस, ये सारे डिवाइस, ठीक है ना। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या करते हैं, एक नेटवर्क को बनाने में और एक नेटवर्क को चलाने में मदद करते हैं। अब देखो नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या हैं। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ये सारे क्या हैं, नेटवर्क डिवाइस ही तो हैं। जितने भी आप देख रहे हो, हब, ब्रिज, सर्वर, मॉडेम, राउटर, ये सब सारे। अभी आप देखो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या होता है, हब क्या होता है, हब क्या होता है भाई, हब एक साधारण डिवाइस है जो एक ही डेटा को सभी कंप्यूटर तक भेजता है। अब ध्यान ये रखना है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, ध्यान रखना। हब और स्विच कहते हैं ना, हब और स्विच एक जैसा होता है, एक ही काम करता है, लेकिन ध्यान ये रहे दोनों में स्मार्ट स्विच होता है। अभी देखो कैसे हम समझते हैं, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, आप आजीवन, आज के बाद से आप आजीवन कभी नहीं भूलोगे हब क्या होता है। अभी देखो हब जो है एक ऐसा डिवाइस है जो एक ही डेटा को, मतलब इसको जो नॉलेज है, एग्जाम्पल देखो, इसको जो नॉलेज है वही सब कंप्यूटर को देगा, एक ही डेटा को सभी कंप्यूटर तक भेजता है। ये समझ नहीं पाता है कि कंप्यूटर को कौन सा डेटा चाहिए, ये नहीं पता लगा पाएगा कि आपको क्या चाहिए। इसके पास जो है वही ये सबको देगा, इसके पास जो है वही ये सबको देगा। यानी कि ये ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, आप बस सुनो इसको, जो ये भेज रहा है आप उसको देखो। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हब जो है एक साधारण डिवाइस है जो एक ही डेटा को सभी कंप्यूटर तक भेजता है। अब एग्जांपल समझो, आप सपोज़ करो आप एक क्लास में बैठे हो, भाई आप सब यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा किसी को नहीं बोलूँगा, सब मेरे बड़े भाई हो आप, या छोटे भाई हो सकते हो, मेरे बड़े भाई हो सकते हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होती है वो 40 साल होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे से बड़े होंगे आप, या मेरे से छोटे हो सकते हैं आप, तो सब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं। तो इसलिए आप ये समझो कि आप कॉलेज में जब पढ़ रहे थे या जो पढ़ रहे हैं वो ये ध्यान दें कि जैसे एक शिक्षक होता है, आप क्लास में बैठे हो, एक शिक्षक आपकी नहीं सुन रहा है, सिर्फ वो उसको जो आता है सिर्फ वही सारे बच्चों को एक ही लेक्चर दे रहा है। यानी कि जो टीचर कह रहा है पूरी की पूरी क्लास वही सुन रही है। क्या बोला मैंने, कि आप क्लास में बैठे हो, एक टीचर जो कह रहा है सारे बच्चे सिर्फ वही सुन रहे हैं। तो टीचर यहाँ पे एक हब का काम कर रहा है, क्योंकि जो हब कह रहा है, हब से सारे जो कंप्यूटर हैं वो जुड़े हैं। आप कंप्यूटर हो, हब क्या है, हब जो नेटवर्क, हब जो सबको डेटा दे रहा है। तो डेटा यहाँ पे क्या दे रहा है, वो जानकारी दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
कौन दे रहा है? टीचर। तो टीचर यहाँ पे हब हुआ। हम क्या हुए? सपोज करो आप कंप्यूटर हो, आप क्या कर रहे हो? आप एक बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, हम और आप क्या कर रहे हैं? आप टीचर की बात को सुन रहे हैं। तो जो टीचर हमें डेटा दे रहा है, टीचर हब हुआ। ठीक वही काम हब करता है कंप्यूटर के लिए। और वहीं पे जो हम लोग होते हैं, वो हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को ले रहे हैं, ठीक। और टीचर जो दे रहा है हम लोग वही ले रहे हैं, ठीक है ना। हमको जो चाहिए टीचर वो नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन जो डेटा मिल रहा है आपको वो लेना है। तो आप यहाँ पे ध्यान समझ में आ गया होगा हब का क्या काम है। अब वहीं ठीक इसी का उल्टा स्विच क्या काम करता है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। आई प्रॉमिस कि आप कभी नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट देखना आप, स्विच ये क्या है? हब से ज़्यादा स्मार्ट होता है। भाई स्मार्ट कैसे है ये? अभी आप देखोगे आप, ये हब से ज़्यादा स्मार्ट कैसे हुआ? ये पहचान सकता है कि किस डिवाइस को कौन सा डेटा चाहिए। अब यहाँ पे जो टीचर है, ये जो टीचर है ये जान रहा है कि कौन से बच्चे को क्या जानना है, कौन से बच्चे को क्या जानना है, कौन से बच्चे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे स्मार्ट क्या हुआ? स्विच स्मार्ट हुआ, क्योंकि हमें जो चाहिए टीचर वो दे रहा है। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर को जो डेटा चाहिए, स्विच वो डेटा दे रहा है। यानी कि स्विच इज़ मोर स्मार्ट अदर देन हब। अब यहाँ पे देखो आप, ये पहचान जाता है कि किस डेटा को, किस कंप्यूटर डिवाइस को कौन सा डेटा चाहिए। यानी कि उसी को डेटा भेजता है जिसको नेटवर्क तेज़ और बेहतर बनना है। यानी कि ये उसी को देगा जिसको चाहिए, सबको नहीं देगा। एक क्लास में बैठे सारे बच्चे को नहीं देखा, जिसको चाहिए उसी को देगा। यानी कि जिसको ज्ञान चाहिए ये टीचर सिर्फ उसी को ज्ञान देगा। यानी कि जिसको डेटा चाहिए उसी को देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। एक शिक्षक हर छात्र को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी दे रहा है। मतलब एक टीचर यहाँ पे क्या है? स्विच है। और जो बच्चे हैं, सपोज करो जो बच्चे हैं वो डेटा ले रहे हैं। यानी कि अब ये जो शिक्षक है यहाँ पे, ये वाला जो स्विच है, ये सब कुछ जान रहा है कि किस बच्चे को क्या क्या बताना है, ठीक है। अब देखो राउटर क्या है? राउटर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ता है। राउटर क्या है? राउटर, ध्यान रखना आप, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ता है। जैसे आपके घर का नेटवर्क और इंटरनेट, आपके घर का नेटवर्क और इंटरनेट, आपके घर का नेटवर्क और इंटरनेट। राउटर क्या कर रहा है? राउटर दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ रहा है। राउटर क्या काम कर रहा है? दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ रहा है नेट से, ठीक है। अब देखो ये इंटरनेट से डेटा को सही रास्ते से आपके डिवाइस तक लेके आता है। इंटरनेट से डेटा को सही रास्ते से आपके डिवाइस तक लाता है। एग्जाम्पल क्या हुआ? वाईफाई राउटर वगैरह, ये घरों में जो इस्तेमाल होता है, ये उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी आप देखो राउटर और क्या काम करता है कि जैसे पोस्टमैन चिट्ठियों को सही पते पर पहुंचाता है ना, वैसे ही राउटर भी काम करता है कि जैसे एड्रेस होता तो उसको जिसको चाहिए उसी के घर पे भेजेगा ना, किसी और को तो नहीं भेजेगा। समझ में आ रही बात? अब देखो नेक्स्ट देखो मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मॉड्यूलेटर क्या बोलते हो आप इसको? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर अलग है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन अलग है। अब देखो मॉडेम क्या होता है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्या करता है ये? इसमें से आने वाले सिग्नल को कंप्यूटर के समझने लायक बनाता है, वही मॉड्यूलेशन कहलाता है। और ये करने वाला क्या होता है? जो करता है उसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर। अब देखिए आप, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। जो घरों में आप देखिए आईएसपी, आप मॉडेम लगवाते हो, आप नेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको नेट चाहिए होता है तो मॉडेम के थ्रू पहले जो आपका कंप्यूटर होता है वो ये क्या काम करता है? जो सिग्नल आते हैं उसको कंप्यूटर के समझने लायक बनाता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है। मॉडेम क्या काम करता है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉडेम क्या काम करता है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। जैसे एक अनुवादक, जैसे अनुवादक एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल देता है, वैसे ही मॉडेम काम करता है, तो आपके कंप्यूटर को समझने वाली भाषा में बदलता है, ठीक है ना। अब एक्सेस पॉइंट देखो क्या होता है? एक्सेस पॉइंट ये वायरलेस नेटवर्क बनाने में मदद करता है। वायरलेस नेटवर्क बनाने में मदद करता है। ये वाईफाई सिग्नल को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है एक्सेस पॉइंट। जैसे आप क्या कर रहे हो? आप कोई चीज़ बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, लेकिन आपकी आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंच रही है, तो आप एक सहारा ले रहे हो लाउड स्पीकर का। तो लाउड स्पीकर क्या काम कर रहा है? आप ही की आवाज़ को दूर तक, आप ही की आवाज़ को तेज़ करके वो दूर तक पहुंचा देता है। ये जैसे ठीक ये काम जो करता है वही एक्सेस पॉइंट करता है। जैसे एक्सेस पॉइंट मतलब वायरलेस नेटवर्क को बनाने में मदद करता है। भाई वाईफाई का सिग्नल अगर कमज़ोर है, वाईफाई नहीं पकड़ रहा है, यानी कि आपका क्या है, तो उसमें एक्सेस पॉइंट आपकी हेल्प करता है और उसको दूर तक भेजने में आपकी हेल्प करता है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज मतलब आप, ब्रिज एक पुल होता है ना, क्या करता है? दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे दो रास्तों को जोड़ने वाला क्या काम होता है? सपोज करो ये एक पुल है, बीच में ये पानी बह रहा है,
इधर से, लेकिन इधर से निकलना है, इधर आपको पहुंचना है। तो ये जो पुल है, ये इधर से डेटा को इधर से, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, दो रास्तों को मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है। तो आप अगर भूल भी जाना तो एक पुल से याद रखना, ब्रिज पुल, दो दो रास्ते होते हैं, दोनों रास्तों को जोड़ता है। भाई ये क्या है, ये एक ब्रिज है। अब ब्रिज क्या काम कर रहा है, ब्रिज क्या काम कर रहा है, बीच में सपोज़ करो ये पानी बह रहा है, तो ब्रिज के रास्ते से या फिर नीचे से रेलवे लाइन है या कुछ भी है, तो ये रास्ता एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ऊपर से ये पुल बन गया, पुल को क्रॉस कर ले रहा है। यानी कि ये इस रास्ते को और इस रास्ते को, दोनों रास्ते को ये आपस में जोड़ रहा है। तो ब्रिज यही काम करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, उन्हें एक जैसा बना देता है, मतलब रास्ता एक जैसा बना देगा। क्या करेगा, रास्ता एक जैसा बना देगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए दो रास्तों को जोड़ने वाला पुल। अच्छा, गेटवे क्या होता है, गेटवे दो अलग अलग तकनीकी सिस्टम है, नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये एक अनुवादक की ही तरह काम करता है, एक ट्रांसलेटर की ही तरह काम करता है, एक सिस्टम को दूसरे से जोड़ता है। ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है और एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ता है। जैसे किसी भाषा का ट्रांसलेटर, आपको हिंदी आती है, आपको उर्दू नहीं आती। एक व्यक्ति है जिसको हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो वो क्या काम कर रहा है, आपके हिंदी को वो उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा है, क्योंकि उसको दोनों आती है, तो ट्रांसलेट करके सामने वाले को बता रहा है। यानी कि समझ में आ गया होगा आपको गेटवे क्या काम कर रहा है। गेटवे क्या काम कर रहा है, नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, जो एक सिस्टम को दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, ये डिवाइस हमारे डेटा को सही जगह पे पहुंचाते हैं और सही समय पर पहुंचाते हैं। उसके अलावा सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में मदद करते हैं। कौन, गेटवे। अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड है, या हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोटोकॉल क्या होता है। भाई प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है। क्या होता है, नियमों का एक सेट होता है जिसका पालन नेटवर्क डिवाइस डेटा संचार के दौरान करता है। इसको फॉलो कौन करता है, प्रोटोकॉल एक रूल होता है, एक नियम है। अब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस क्या करेगा, प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करेगा, रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल का पालन करेगा। अब देखो डेटा संचार के दौरान जैसे TCP IP HTTP FTP, अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में इनका। अब आगे दूसरा, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखो, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल इज इक्वल टू सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक सेट है। ठीक है, जब दो कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे से, जो दो कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे से डेटा भेजते हैं या डेटा प्राप्त करते हैं, डेटा सेंड करते हैं या डेटा रिसीव करते हैं, तो वे कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। और जो ये जिस रूल को फॉलो करते हैं, इन नियमों को ही प्रोटोकॉल कहता है। ठीक है ना, इन नियमों को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे अभी आप देखो एग्जाम्पल से, देखो मैंने हर स्लाइड में एग्जाम्पल लिया हुआ है, हर स्लाइड में आपको एग्जाम्पल मिलेगा। हालांकि मैं अभी आप देखो इसमें, अभी मैं बिगेनर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, बिगेनर क्या, मेरा बिगेनर इसमें अपना खुद का जो चैनल है उसमें मैं बिगेनर हूँ, बाकी तो मुझे 10 साल हो गए इससे जुड़े हुए। अभी आप देखो ये इंसान, जैसे इंसान आपस में बात करने के लिए भाषा हिंदी या इंग्लिश का उपयोग करता है। आप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट जब आप करते हो तो आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसी में कम्युनिकेट करते हो। ठीक है ना, आपको इस लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हो। वैसे ही कंप्यूटर में आप आपस में बात करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। जैसे आपको हिंदी आती है तो आप कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, आप हिंदी में बात करते हो ना। अब आपका प्रोटोकॉल ये है कि आपको हिंदी में बात करनी है। आप सपोज़ करो कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आ रही है, मंदारिन नहीं आ रही है, चीनी लैंग्वेज, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप वो लैंग्वेज थोड़ी ना बोल रहे हो, तो आप हिंदी में ही बोल रहे हो। तो ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर आपस में बात करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है, प्रोटोकॉल ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट। प्रोटोकॉल ज़रूरी इसलिए है ताकि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को समझ सके। अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भी ज़रूरी है ताकि डेटा सही और सुरक्षित तरीके से भेजा जाए। इसलिए भी ज़रूरी है कि इंटरनेट और नेटवर्किंग सुचारू रूप से चलता रहे। प्रोटोकॉल इसलिए ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है। अब देखो प्रोटोकॉल, एक एग्जांपल इस स्लाइड में भी दे रहा हूँ। सोचिए आप एक चिट्ठी लिखते हो। क्या करते हो आप, चिट्ठी लिखते हो।
चिट्ठी लिखते हो, अब उसको भेजने के लिए आपने सही पता लिख दिया, उसमें आपने क्या किया, सही पता लिखा, डाकिया उस पते पर चिट्ठी को पहुंचाता है और सामने वाला चिट्ठी पाते ही समझ जाता है कि चिट्ठी किसने भेजा हुआ है, क्योंकि आप फ्रॉम में अपना नाम लिखते हो, टू में जहाँ पे भेज रहे हो आप वहाँ का पता लिखते हो, उसका नाम लिखते हो। और डाकिया क्या काम करता है, डाकिया वहीं लेके जाता है ना जहाँ पे आप टू में जो एड्रेस लिखे रहते हो, जिसके पास भेजते हो डाकिया उन्हीं के पास लेके जाएगा ना, कि तू दूसरे व्यक्ति के पास लेके जाएगा। तो आप जरा समझ के देखो कि जो डाकिया है वो क्या कर रहा है, वो भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है ना। आप चिट्ठी लिखते हो, सबसे पहला प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद फिर चिट्ठी को क्या करते हो, उसमें टिकट लगाते हो, फिर उसको डाकखाने में लेके जाते हो, उसमें पता लिखते हो, फिर अपना लिखते हो, भेजने वाले का पता लिखते हो, भेजने वाले का नाम लिखते हो, फिर डाकिया को उस पते पे चिट्ठी पहुंचा देता है। अगर आप एड्रेस ना लिखो, उसमें आप एड्रेस ना लिखो तो चिट्ठी जाएगी क्या, नहीं जाएगी। डाकिया समझ पाएगा क्या कि आपका चिट्ठी जो है, आपका लेटर कहाँ पे भेजना है। तो अगर ये प्रोटोकॉल आप नहीं फॉलो करोगे, प्रोटोकॉल का रूल क्या है, आपको फ्रॉम में अपना नाम लिखना है, ये प्रोटोकॉल है, आपको कहाँ भेजना है वो नाम कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो लिखना ही लिखना है, ये प्रोटोकॉल है। तो आप अगर ये प्रोटोकॉल तोड़ोगे तो क्या चिट्ठी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी। तो आपको इससे ये समझना है, जैसे ही आपकी चिट्ठी आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाती है, वैसे ही अगर ये प्रोटोकॉल ना हो तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये तय नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क ये पता नहीं कर पाएगा, कि ये तय नहीं कर पाएगा कि डेटा किसको भेजना है, डेटा कैसे भेजना है, डेटा कब भेजना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, जब भी आप भूल जाना एग्जाम्पल देख लेना। और मैं ये नहीं कहता हूँ आप बार बार देखो, एक दो बार आप अगर नहीं भी देख रहे हो, आप कुछ काम और भी कर रहे हो, तो आप ऑडियो इसका प्ले कर लो, आप ऑडियो प्ले करके साइड में फ़ोन को रख दो, आप सुनते रहो, आपके सुनने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में बोलूँ, और स्पीड में बोलूँ ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना बने और टाइम टेकन ना हो, आपके भी पास समय बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो प्रोटोकॉल के नाम, ये सारे प्रोटोकॉल हैं, सारे प्रोटोकॉल हैं। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब HTTP का काम क्या होता है, क्या करता है, ये वेबसाइट खोलने के लिए होता है, ठीक है ना, ये वेबसाइट को ओपन करने के लिए होता है। अच्छा, HTTP S लग जाए तो S मीन्स लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, S में सिक्योर जोड़ दोगे बस। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये जो होता है, ये कौन सा होगा, ये सिक्योर वाला होगा, सिक्योर HTTP। क्या बोलोगे इसको, सिक्योर HTTP, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सिक्योर मीन्स क्या होता है, सुरक्षित। हम कहते हैं ना सिक्योर है, यानी कि वेबसाइट को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ठीक, FTP क्या काम करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भाई देखो ट्रांसफ़र लगा हुआ है ना, तो जब भी भूल जाना, फाइल मतलब सबको पता है, फाइल क्या है, फाइल। अब ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है, भेज देना। तो फाइल मीन्स फाइल ही है, ट्रांसफ़र मीन्स भेजना, प्रोटोकॉल अभी बता ही दिया। तो फाइल भेजना और डाउनलोड करना, ये कौन सा प्रोटोकॉल कराता है, FTP। अब देखो TCP/IP क्या होता है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या काम करता है, इंटरनेट पर डेटा भेजने और डेटा को रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। किस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, तो सवाल ये आ सकता है कि इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए और डेटा को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो आपको TCP/IP बोलोगे आप, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चल रहे हैं। SMTP मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है प्रोटोकॉल में, ईमेल वाले को, सिंपल SMTP। तो आप ध्यान रखना, M फॉर मेल, देखो सिंपल, S फॉर सिंपल, M फॉर मेल, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपसे ये आता है क्वेश्चन कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो आपको आंसर देना है SMTP। अब देखो ईमेल भेजने के लिए SMTP, लेकिन ईमेल को रिसीव करने के लिए, ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 या IMAP, ठीक है ना, IMAP। तो POP3 ध्यान रखना है, POP3, ठीक है। तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3 का यूज़ होता है। ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट। क्या इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है और एक्स्ट्रानेट क्या है, और इनमें डिफरेंस क्या है। देखो ये एग्ज़ाम में, देखो अब ज़्यादातर लोगों को पता चल गया है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है अब बहुत आसानी से नहीं पूछ रहा है। अब तुमसे ये नहीं पूछेगा भाई कि ये बताओ आपके जो है लैन का फुल फॉर्म क्या है, मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब सिंपल चीज़ें हम नहीं पूछ रही है। डिफरेंस वगैरह पूछेगा, अंदर से घुस के पूछ रहा है क्वेश्चन। और एग्जाम्पल अगर आप जितने भी, मैंने हर स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपको अगर कभी भी
एग्जाम्पल नहीं भूलोगे तो आप कभी भी नहीं आप भूल पाओगे, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर ही लोगे। अब देखो सबसे पहले इंटरनेट क्या है भाई। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है ना, जो वैश्विक स्तर पर कनेक्ट है। इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है जो एक संगठन के अंदर सीमित होता है, यानी कि इंटरनेट सीमित है। और इंटरनेट क्या है? ये वैश्विक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर सार्वजनिक नेटवर्क है जो कनेक्ट है। हम लोग अभी ध्यान से फिर से देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट एंड इंट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शंस इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्या है? एन इंट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट करता है कहाँ पे? इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड, अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कनेक्शन को क्रिएट करता है। कौन? इंट्रानेट। कौन? इंट्रानेट। अब देखते हैं एक्स्ट्रानेट क्या होता है। एन एक्स्ट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शंस आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, बियॉन्ड और आउटसाइड। अब ध्यान ये रखना है, ये जो एक्स्ट्रानेट है, ये जो एक्स्ट्रानेट है, जो सप्लायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड। ध्यान ये रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भी। अब सिर्फ बाहर ही नहीं, एक्सटर्नेट क्या करेगा? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उसके बाहर भी, ठीक है। और इंटरनेट तो सबका पापा है, सबका पापा। इंटरनेट क्या है? ये सबका पापा। यानी कि इंटरनेट क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व के सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला कौन है? सबका गॉडफादर इंटरनेट, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं और भी देखते हैं। अभी तो ये इसकी फर्स्ट स्लाइड है, अभी डिफरेंस देखेंगे और फिर अभी एक बार और देखेंगे, ताकि आपको एग्जांपल भी देख के समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो के बाद और आपको अब इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट कहीं से पढ़ना ना पड़े। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भैया सबके लिए खुला है। सबसे पहली बात, सबके लिए खुला है, मेरे लिए, आपके लिए, जो यूएस में बैठा है, जो पाकिस्तान में बैठा है, भारतीय कहीं पे भी बैठा है, बस नेट होना चाहिए उसके पास। तो सबके लिए ओपन है। ऐसा थोड़ी ना कि आपके लिए नहीं ओपन है। आप रिचार्ज करो, आप इंटरनेट हो, आप भी गूगल ओपन करो। गूगल हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो ये इंटरनेट के थ्रू है ना, सभी लोग कनेक्ट एक दूसरे से हो पा रहे हैं, सभी लोग सर्फिंग कर पा रहे हैं, किसके? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब वहीं पे इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट क्या है? केवल एक कंपनी या एक संगठन के अंदर, जैसे कंपनी का ईमेल होता है, जैसे कोई भी कंपनी जब ज्वाइन आप करते हैं या जब आप करेंगे इन फ्यूचर, तो क्या होता है? तो आपको एक कंपनी से आपको एक मेल मिलेगा, एक मेल मिलेगा जो वो आपके कंपनी का मेल होगा। मतलब जब वो तब तक काम करेगा जब तक आप उस कंपनी में आप जॉब करते रहोगे। जब आप रिजाइन करोगे तो वो मेल काम करना बंद कर देगा। और वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब लास्ट में उसका कंपनी का नेम उसमें रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे फिजिक्स वाला है या टेक्स्ट बुक है, तो आप फिजिक्स वाला में देखोगे PW डॉट ये ऐसे लाइव करके है, तो इनका देखो ये प्राइवेट मेल है। अब ऐसे कोई नेम है, नेम के बाद टेक्स्ट बुक लिखा रहेगा। जैसे कोई नेम हो गया XYZ, ये एम्प्लॉई है, टेक्स्ट बुक में मान लो जॉब कर रहा है, तो इसका एम्प्लॉई का मेल जो हुआ XYZ, उसके बाद फिर @textbook.com, @textbook.com, ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरीके से अब ध्यान ये रखना है, ये कंपनी का मेल हुआ। अब ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, कहने का मतलब ये है कि जब आप ये इंटरनेट के थ्रू हुआ, जब एक कंपनी या एक संगठन के अंदर, जैसे कंपनी जो अपना मेल बना रही है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे इंटरनेट का काम हो रहा है, ठीक है ना। कंपनी या संगठन अपने अंदर जो यूज़ कर रही है वो इंटरनेट का कर रही है। लेकिन एक्स्ट्रानेट क्या करना है? एक कंपनी अपने नेटवर्क को आपस में अपने ग्राहकों को या अपने भागीदारों को साझा करती है, जैसे ऑनलाइन स्टोर। अब देखो एक्सट्रानेट और इंटरनेट में क्या, आपको कन्फ्यूज़न बहुत होगा, सर एक्सट्रानेट भी वही है, इंटरनेट भी आप बता रहे हो। नहीं, वही नहीं है। इंट्रानेट में क्या है कि कंपनी या संगठन के अंदर के ही लोग यूज़ करेंगे इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट में क्या है? कंपनी के लोग तो यूज ही करेंगे, उसके अलावा जो कंपनी के भागीदार हैं, कंपनी के पार्टनर हैं, कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है ना, वो सब लोग यूज़ करेंगे। किसका? इस एक्स्ट्रानेट का। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम्पल तीसरा भी दे रहा हूँ, अब आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो
ये है आपका इंट्रानेट। क्या है ये? इंट्रानेट। अब इंट्रानेट ये आपका कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, ठीक है ना। अब इंट्रानेट, इंटरनेट से जुड़ा है आपका क्या? एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, नॉलेज, और आपका क्या? लर्निंग मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, सोशल फीचर्स। ये सब इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? इंटरनेट के थ्रू सब आपस में जुड़े हैं। और वहीं पे ये जो एक्स्ट्रानेट है, अब देखो एक्स्ट्रानेट क्या काम कर रहा है? इससे तो जुड़ा ही है, कंपनी से तो जुड़ा ही है, साथ में कोलैबोरेशन विथ पार्टनर्स, कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स, मतलब इसके जो बाहर के जो पार्टनर हैं उनसे भी कनेक्ट है। अब उसके जो बाहर के जो कस्टमर हैं उनसे भी कम्युनिकेट करता है, उनसे भी कनेक्ट है, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो इससे भी देखो, सबसे पहले ये जो इंटरनेट है, लैन भी उसी का एग्जाम्पल है। जितने भी एम्प्लॉई हैं, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, जो एम्प्लॉयज़ हैं प्राइवेट कंपनी को एग्जांपल दे दिया, बोला को उनके जो एम्प्लॉई हैं किसका एग्जांपल होगा वो? तो इंट्रानेट का, ठीक है ना। लैन किसका है? इंट्रानेट का। तो जितने भी सारे लोग हैं ये सब क्या है? इंटरनेट के एग्जांपल है। लेकिन वहीं पे एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट में एम्प्लॉयज़ तो जुड़े ही हैं, ये तो जुड़े ही हैं सब, उसके अलावा सप्लायर्स भी जुड़े हैं, पार्टनर्स भी जुड़े हैं, कस्टमर्स भी जुड़े हैं, ठीक है। ये तीसरी मैंने, इसीलिए तीसरा मैंने इमेज लिया है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैंने बताया इंटरनेट तो गॉड फादर ही है, इन सब का, इन सब के भी ऊपर है। क्या है? इन सब के भी ऊपर है कौन? इन सब के भी ऊपर है कौन? आपका इंटरनेट, ठीक है। एक्स्ट्रानेट में क्या कौन कौन जुड़ा है? सप्लायर्स हैं, पार्टनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सब एक्स्ट्रानेट में है। और क्या? पब्लिक पूरी अगर आ जाए, पूरा वर्ल्ड, पूरी कंट्री, और ये सब भी, तो वो इंटरनेट हो गया। अब देखते हैं बैंडविड्थ क्या है ना। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ है नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करने की क्षमता। बैंडविड्थ क्या दर्शाता है? नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता होती है वो बैंडविड्थ ही दर्शाता है उसको, ठीक है ना। ये मापना, ये क्या है? ये मापता है, ये मापन का काम करता है। किसी नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से एक निश्चित समय में जैसे 1 सेकंड में कितना डेटा भेजा गया या कितना डेटा रिसीव किया गया, ये कौन बताता है? 1 सेकंड में कितना डेटा भेजा गया, कितना डेटा रिसीव हुआ, ये कौन बताता है? ये आपका बैंडविड्थ बताता है, ठीक है ना। एक कौन बताता है? ये आपका बैंडविड्थ बताता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मापता है कि आपका जो नेटवर्क है, आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है, उसी के माध्यम से मापेगा कि 1 सेकंड में या एक निश्चित समय में कितना डेटा आपने भेजा और आपको कितना डेटा रिसीव हुआ, ठीक है ना। उसी को क्या कहलाएंगे? बैंडविड्थ। उसी को क्या कहलाएंगे? वही क्या कहलाएगा? बैंडविड्थ। इसका एग्जांपल देखो, जैसे 1 kbps, ठीक है ना। 1 kbps की स्पीड है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 बिट्स पर सेकेंड। 1000 बिट्स पर सेकेंड क्या हुआ? 1 kbps। 1 mbps, 1 mbps कितने ज़ीरो हैं? 336 1 के साथ 6 जीरो हैं, यानी कि 10 लाख। अब देखो 10 लाख पर सेकेंड, 10 लाख बिट्स पर सेकेंड। 1 mbps बराबर 10 लाख पर सेकेंड, ठीक है ना। अब वहीं पे देखो 1 gbps, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, 1 मेगाबाइट पर सेकेंड, 1 किलोबाइट पर सेकेंड। 1 गीगाबाइट पर सेकेंड बराबर 33639, 1 के साथ 9 जीरो है, 9 जीरो मतलब 1 अरब, तो 1 अरब बिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना। 1 अरब बिट्स पर सेकेंड मतलब क्या? 1 अरब बिट्स पर सेकेंड बराबर 1 gbps, ठीक है ना। 1 gbps इज इक्वल टू 1 अरब बिट्स पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं बैंडविड्थ के प्रकार। तो भाई एक होता है लो बैंडविड्थ, एक होता है मध्यम बैंडविड्थ मीडियम, और एक होता है आपका हाई बैंडविड्थ। थोड़ा स्पीड लेते हैं। कम बैंडविड्थ, लो बैंडविड्थ क्या है? ये धीमी डेटा ट्रांसफ़र करता है। भाई जब धीमा होगा तो लो बैंडविड्थ, ध्यान रखना है। धीमा होगा तो लो बैंडविड्थ, धीमा होगा तो लो बैंडविड्थ। हाई होगा तो तेज़ डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है तो हाई बैंडविड्थ। मीडियम है यानी कि ना तो लो, मॉडरेट है यानी कि ना तो, मॉडरेट मीन्स क्या होता है? ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड, ना तो बहुत कम स्पीड, तो बीच में है तो मीडियम बोलेंगे। मॉडरेट कह सकते हो उसको, मॉडरेट स्पीड रहती है। तो मीडियम वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियम स्पीड वाले को क्या बोलेंगे? मध्यम बैंडविड्थ, यानी कि मीडियम बैंडविड्थ, ठीक है ना। मीडियम में क्या होगा? इसकी स्पीड सामान्य रहेगी। सामान्य मीन्स क्या होता है भाई? कहते हैं ना ये विद्यार्थी बहुत सामान्य है, मतलब ना ही कमज़ोर है ना पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो सामान्य है। तो सामान्य मतलब क्या? नेट वगैरह चल जाता है, वीडियो कॉलिंग बस जनरली हो जाती है, बहुत तेज़ नहीं है, यानी कि 3G वगैरह कह सकते हो, DSL कह सकते हो। सोशल मीडिया वगैरह चल जाता है, वीडियो कॉल्स हो जाते हैं, यूट्यूब वगैरह चल जाता है, लेकिन 780 वगैरह पे नहीं।
या लो रेजोल्यूशन पे 240 वगैरह पे चल जाएगा, 720 पे मुश्किल है। तो लो जो रेजोल्यूशन है उस पे चल जाएगा तो मध्यम है, ठीक है ना। स्लो मैंने क्या बोला, लो पे क्या होगा, मेल तो चला जाएगा, टेक्स्ट मैसेज तो चला जाएगा, सिंपल ब्राउजिंग तो हो जाएगी, डायल अप कनेक्शन के एग्जांपल नहीं है ये सब तो हो जाएगा। लेकिन अब आप कहो कि लाइव आप गेम खेल लो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड इसकी बैंडविड्थ कम है। लो बैंडविड्थ क्या है, कम है, स्पीड उसकी कम है। मीडियम बता ही दिया। हाई में क्या है भाई, अभी जो 5G चल रहा है ये हाई है, हाई बैंडविड्थ क्या है, हाई बैंडविड्थ 5G। अभी आप देखो हाई क्वालिटी का है ना, हाई बैंडविड्थ। अब देखो 4G 5G किसके, देखो 3G का पूछेगा तो मीडियम पे जाना, ध्यान रखना 3G किसका एग्जांपल होगा, मीडियम बैंडविड्थ का। 4G और 5G, अच्छा 4G 5G पे क्या होगा, ऑनलाइन गेमिंग आप कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप डेटा वगैरह को क्लाउड पे सेव कर सकते हो, ठीक है ना। और आप देखोगे हाई क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, आप अल्ट्रा HD क्वालिटी की वीडियो प्ले कर सकते हो थ्रू विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। तो ये सारे, इसमें डेटा का ट्रांसफ़र बहुत तेज़ से होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हाई बैंडविड्थ क्या है। अब देखते हैं, अब देखो इन्हीं सबको डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं, इन सब चीज़ों में जो ज़रूरत होती है कुछ और शब्दावलियों की नीड होती है, वो आपको समझते रहो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि UP SSC आपका कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। अब देखो थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट को भी मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा, फिगर से भी, एग्जांपल से भी, और इसका जो एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्चुअल में थ्रूपुट क्या हुआ है, थ्रूपुट होता है कि कितना डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है, एक्चुअल में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो गया है, वो आपका क्या कहलाता है, थ्रूपुट। वो क्या कहलाएगा, थ्रूपुट। अब देखोगे लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी विलंबता, यानी कि लेटेंसी, ध्यान रखना, डेटा को भेजने और डेटा को रिसीव करने के बीच का जो समय होता है वो लेटेंसी कहलाती है, ठीक है ना। डेटा को भेजना और डेटा को रिसीव करना, स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू बैंडविड्थ। अब देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से एक स्पीड का मतलब क्या, भाई स्पीड तो वही हुआ ना, अभी बताया गया कि डेटा कितनी तेज़ से ट्रांसफ़र हो रहा है, वही स्पीड है। और स्पीड कैसे चेक होती है, बैंडविड्थ क्षमता बताता है। बैंडविड्थ क्षमता क्या बताया मैंने अभी, तीनों, लो हाई, लो मीडियम हाई ना, लो बैंडविड्थ, मीडियम बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ। अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड में इसका स्पीड को कैसे चेक कर रहे हैं, ये आगे ये इसको देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, लेटेंसी क्या होती है, डेटा को भेजने और प्राप्त करने के बीच का समय ही लेटेंसी होता है। स्पीड क्या होता है, डेटा कितनी तेज़ में ट्रांसफ़र हो रहा है वही उसकी स्पीड होती है। जबकि ये कौन मापता है, जबकि जो क्षमता होता है बैंडविड्थ क्षमता बताता है। ध्यान से देखना, जो ये आपका, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे देखो, स्पीड का मतलब है डेटा कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है, वही इसकी स्पीड है, ठीक है ना। और कितना हो रहा है वो उसकी क्या है, वो उसका क्या है, वो उसकी क्षमता है। अब देखो आसान भाषा में, अगर अभी भी नहीं आया तो अभी देखो आप, मान लो एक पाइप, पानी बह रहा है, ये पाइप है, ठीक है ना। अब इस पाइप से पानी गिर रहा है, ठीक है, इस पाइप से पानी गिर रहा है। अब देखो बैंडविड्थ फिर से समझो, थ्रूपुट समझो, लेटेंसी समझो। बैंडविड्थ क्या है, पाइप की चौड़ाई, जितना चौड़ा पाइप, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये इतनी चौड़ी है ये पाइप, ये क्या है, इतनी चौड़ी पाइप, यानी कि भाई जितना चौड़ी इसकी पाइप है पानी उतना ज़्यादा एक बार में निकलेगा ना। और जितना ज़्यादा पानी निकल रहा है एक बार में, जितना ज़्यादा पानी निकल रहा है वो क्या है आपकी, वो बैंडविड्थ है। वो क्या है, वो बैंडविड्थ है, यानी कि कितना डेटा एक बार में जा रहा है वो। अच्छा थ्रूपुट क्या है, पानी इसमें कितना है उससे मतलब नहीं, अब थ्रूपुट क्या है, वास्तव में कितना पानी इसमें बह रहा है, ये देखिए ये थ्रूपुट है, कितना पानी बह रहा है ये थ्रूपुट है, ठीक है। अब देखो लेटेंसी क्या है, भाई पानी इसमें है, टोटी अभी ऑफ है लेकिन पानी इसमें भरा हुआ है, टैप आपने अभी बंद किया हुआ है लेकिन टैप आपने अब खोल दिया, तो टैप खोलने के बाद पानी आने में लगा समय, मतलब ये जो बकेट है, यू आर फिलिंग वाटर इनटू द बकेट, है ना, यू हैव ओपन द टैप। अब आपने टैप ओपन कर दिया तो पानी नया, ये जो नल खोलने के बाद पानी आने में लगा समय, जितना समय लगता है नल खोलने के बाद पानी आने में लगे समय को ही लेटेंसी कहते हैं। आप बोलोगे तो नहीं, नल खोलने के बाद जो एग्जैक्टली रिस्पॉन्स टाइम ही होता है आपका क्या, लेटेंसी। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं हम लोग। अब देखेंगे क्या,
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ, या फिर इसको कह सकते हो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर आप बोल सकते हो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आप कोई भी बुक लोगे कंप्यूटर की, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, परीक्षा मंथन में भी मिल जाएगा। और परीक्षा मंथन में भी मैंने देखा हुआ है टाइप, जैसे लाइन वाइज मैंने जो टॉपिक उठाया है सब सारे आपको मिल जाएंगे उसमें, है ना। बस उससे मैंने कोशिश किया है कि परीक्षा वाणी की बुक में एग्जाम्पल वगैरह अच्छे नहीं हैं, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैंने उससे लैंग्वेज काफ़ी इजी रखा है और एग्जाम्पल भी मैंने इसमें सब में ऐड किया हुआ है, यही अंतर है। बाकी बुक भी, वो भी बुक बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना, बस एग्जाम्पल मैंने इसमें ऐड किया है और डिफिनीशन को मैंने ईजी रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब देखो कम्युनिकेशन के भाई माध्यम तो एक होता है, दो होते हैं, एक गाइडेड मीडिया, एक अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया को ही वायर्ड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया जो होता है इसी को क्या कहते हैं, वायर्ड मीडिया। अच्छा, वायर्ड मतलब क्या होता है, तार आधारित, यानी कि ये वो माध्यम है जिसमें डेटा एक निश्चित रास्ते से भेजा जाता है, यानी कि डेटा एक निश्चित रास्ते से भेजा जाता है, जैसे तार या केबल से भेजा जाता है। डाटा एक निश्चित रास्ते से भेजा जाएगा ना, कोई तार है तो उसी से भेजा जाएगा, कोई एक रास्ता होगा उसी से तो जाएगा कोई चीज़। तो वायर्ड वाले में गाइडेड मीडिया में आएगा ये। अब गाइडेड मीडिया में भी टाइप्स हैं, अभी हम अनगाइडेड आएंगे तो देखेंगे उसमें। अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हो वायर्ड मीडिया, जिसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। वायर्ड में क्या सबसे पहले देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या देखेंगे सबसे पहले देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, टेढ़ी मेढ़ी तार, ट्विस्टेड पेयर, टेढ़ी मेढ़ी तार, दो तार एक दूसरे के चारों ओर घुमाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप वायर दुकान पे जाके खरीदते हो, ट्विस्टेड पेयर होता है, जो टेढ़ी मेढ़े तार नहीं होते, टेढ़े मेढ़े का मतलब तार नहीं टेढ़ा मेढ़ा, तार एक दूसरे के ऊपर टेढ़े मेढ़े घुमाए जाते हैं, ठीक है ना, वो होता है। अब जैसे टेलीफोन लाइन में या लोकल एरिया नेटवर्क में उसका यूज़ होता है, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, इसका यूज़ कितने टाइप के होते हैं भाई, ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होते हैं या फिर सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होते हैं, दोनों हो सकते हैं। इनकी क्या होती है, गति क्या होती है, 10 Mbps से 1 Gbps तक होती है, ठीक है ना, इनकी स्पीड होती है ट्विस्टेड पेयर की। अच्छा, कोएक्सियल क्या होते हैं, कोएक्सियल, तो कोएक्सियल केबल, अब ध्यान रखना, कोएक्सियल केबल एक मोटे तार होते हैं जिसमें एक इंसुलेटेड कोर होता है। अब जैसे सवाल ये आता है कि इंसुलेटेड कोर किस टाइप के केबल में ऐड मिला होता है, तो आपको ध्यान रखना है कोएक्सियल केबल में, किसमें, कोएक्सियल केबल में। इसका इस्तेमाल केबल टीवी पुराने कंप्यूटर नेटवर्क में सिग्नल को बेहतर करने के लिए होता है। अच्छा, कोएक्सियल केबल अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आपके घर में DTH होगा या टाटा स्काई जो भी होगा, छतरी जो आप लगी होती है छतों पे, जो छतरी में जो LMB होता है उससे एक वायर कनेक्ट होता है जो आपकी टीवी को कनेक्ट करता है। वही जो वायर होता है उसके बीच में आप देखोगे एक मोटा सा वायर होता है ना, जो LMB से कनेक्ट होकर आपके टीवी में लगा रहता है, छतरी से DTH से टीवी को कनेक्ट करता है। वही आपका एक एग्जांपल है कोएक्सियल केबल का। जब आप नहीं देखे हो तो अब जाके देख लेना आप। तो एक मोटा तार जिसमें एक इंसुलेटेड कोर होता है, उसका इस केबल टीवी जो मैंने अभी बताया, और ये सुरक्षा और सिग्नल के हिसाब से आपका काफ़ी बेहतर होता है। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। अब देखिए, ये कांच या प्लास्टिक से बनी पतली तारें होती हैं, ये कांच की बनी होती हैं या प्लास्टिक से। अब ध्यान रखना, कांच का एग्जाम में पूछ लेगा, कांच से बनी पतली तारें किस केबल में यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन विल बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। अब ध्यान देखना, इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है, किस केबल में डेटा को प्रकाश के रूप में भेजा जाता है, ठीक है ना, लाइट को सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डेटा को प्रकाश के रूप में लाइट को सिग्नल के रूप में भेजा जाता है किस वायर में, ऑप्टिकल फाइबर केबल में। किस में, ऑप्टिकल फाइबर केबल में। ये बहुत तेज़ जाता है, ये बहुत, इसकी गति क्या होती है, बहुत तेज़ होती है भाई, टेराबाइट पर सेकेंड, GB पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड, यानी कि स्पीड अपने आप में ही आप चेक कर सकते हो, बहुत तेज़ होती है। अभी का जो इंटरनेट है उसका बैकबोन है ये, उसके अलावा हाई स्पीड नेटवर्किंग का भी बैकबोन है ये ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ इस टाइम सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अनगाइडेड, यानी कि वायरलेस मीडिया, ठीक है ना, क्या, वायरलेस मीडिया। अब देखो, वायरलेस मीडिया ये क्या है, ये एक माध्यम है जिसमें डेटा हवा के माध्यम से भेजा जाता है। भाई आप ब्लूटूथ लगाते हो, जो आपके घरों में जो आप देखते हो, बिना तार के आप कनेक्ट कर लेते हो अपने फ़ोन से तार को, ब्लूटूथ को या ईयरफोन को, है ना, ईयरबड्स को, तो वो सब सारे एग्जांपल हैं इसके ना, अनगाइडेड मीडिया के।
अब देखो आप, अनगाइडेड मीडिया क्या है, ये एयर के माध्यम से डेटा को भेजता है, एयर के माध्यम से डेटा को भेजेगा बिना किसी भौतिक तार के। तो तार नहीं होता, सीधी सी बात है, तो ईजी है, सब जान रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब इसका देखोगे एग्जाम्पल, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। तो जो आपका रेडियो वेव्स लंबी दूरी तक सिग्नल भेज सकता है, रेडियो वेव, ठीक है ना। अब इसमें क्या, मोबाइल कम्युनिकेशन और एफएम रेडियो यूज़ होता है। अब दूसरा देखते हैं क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तरंगे क्या होती है, लाइट, सीधे दृश्य की आवश्यकता पड़ती है इसमें, किसमें, माइक्रोवेव्स में, लाइट ऑफ साइट, सीधे दृश्य। सीधा दृश्य यानी कि कहाँ यूज़ होता है, तो इसका पूछा कहाँ जाता है, जैसे पूछेगा सैटेलाइट में कौन सी तरंगों का यूज़ होता है, तो आप माइक्रोवेव आंसर डालोगे, ठीक है ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होगा, वायरलेस नेटवर्क में भी यूज़ होता है। अब देखो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या है, आईआर। तो इंफ्रारेड ध्यान रखना है, ये बहुत कम दूरी के लिए होता है, बहुत कम दूरी। इंफ्रारेड का एग्जांपल आप देखो, आपके घर में टीवी का जो रिमोट है या डीटीएच का जो रिमोट है, वो किसका एग्जांपल है, टीवी का जो रिमोट है, मोबाइल के पुराने इंफ्रारेड, जो पुराने मोबाइल्स होते थे, है ना। अब देखो आप, ये जो इंफ्रारेड है जो बहुत कम दूरी के लिए होता है, जैसे टीवी से जितनी दूर आप रिमोट लेके जाते हो, जहाँ तक काम करे बस उतनी ही दूरी के लिए है ये, ठीक है ना। घरों में जो टीवी का जो रिमोट होता है वो इंफ्रारेड पे ही काम करता है। देखें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार, उपग्रह के माध्यम से डेटा भेजा जाता है ना, किसके माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से। जैसे आपका एग्जांपल हो जीपीएस, ग्लोबल नेटवर्किंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। वायरलेस फिडेलिटी क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई, 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 वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या होता है वाईफाई का, वायरलेस फिडेलिटी। अब देखो इसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में काम करेगा, कौन, वाईफाई, ठीक है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ भी बहुत कम दूरी के लिए होता है, हेडफोन वगैरह में मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र के लिए आप ब्लूटूथ का यूज़ करते हो, ब्लूटूथ वगैरह। अब देखते हैं, अब हम लोग मॉड्यूलेशन पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मॉड्यूलेशन क्या है, अब देखो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलता है ताकि लंबी दूरी तक आसानी से डेटा ट्रांसमिशन हो सके। मॉड्यूलेशन का काम क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉड्यूलेशन का काम क्या होता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलता है ताकि लंबी दूरी तक आसानी से ट्रांसमिशन हो सके। और ये करने वाला कौन होता है, मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब देखो जैसे कंप्यूटर डेटा क्या है, जीरो और एक ही कुछ समझता है ना कंप्यूटर, जो जीरो और एक, कंप्यूटर डेटा को वायर या वायरलेस तरीके से भेजता है। जब कंप्यूटर डेटा को वायर या वायरलेस तरीके से भेजता है तो उस डेटा को सिग्नल में बदलना पड़ता है, सिग्नल में बदलना पड़ता है। तो जो सिग्नल में बदला जाता है उसी प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है ना। सिग्नल में जो उस डेटा को सिग्नल में बदलने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये ज़रूरी क्यों होता है, मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है। मॉड्यूलेशन, कंप्यूटर का डेटा 0 और 1 होता है, लेकिन ट्रांसमिशन जैसे वायर और एंटीना में डेटा जाता है उसमें एनालॉग सिग्नल की तरह, है ना। इसलिए डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलना पड़ता है। फिर से देख लो मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है। जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो 0 और 1 होता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन का डेटा होता है वो एनालॉग सिग्नल की तरह होता है। तो एनालॉग सिग्नल की तरह है, तो अभी मैंने बताया मॉड्यूलेटर, ये जो मॉड्यूलेशन क्या काम करता है, मॉड्यूलेशन क्या काम करता है, एनालॉग डिजिटल डेटा को एनालॉग डिजिटल में बदलता है, एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अब देखो कंप्यूटर ट्रांसमिशन माध्यम में क्या होता है, एनालॉग में, देखो इसलिए डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलना पड़ता है, यही काम करता है मॉड्यूलेटर। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इसलिए ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखो मॉड्यूलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, मॉड्यूलेशन के टाइप्स, मॉड्यूलेशन के टाइप्स, मॉड्यूलेशन देखते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, ये सिग्नल की ऊंचाई बदली जाती है विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जैसे पुराने रेडियो वगैरह। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदली जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन से एफएम रेडियो। फेज़ मॉड्यूलेशन, इसमें सिग्नल के एंगल को बदला जाता है, सिग्नल के फेज़ को बदला जाता है। अब देखते हैं आगे, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस, हमारी ये वाली स्लाइड है, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस। अब डेटा ट्रांसमिशन सर्विस क्या होता है वो देखते हैं। जब दो कंप्यूटर या डिवाइस आपस में डेटा को टेक्स्ट, इमेज या वीडियो शेयर करते हैं तो उस प्रक्रिया को डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक या दो कंप्यूटर डिवाइस आपस में डेटा को भेजते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, तो उस प्रक्रिया को डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। इस डेटा को भेजने के लिए जो सेवाएं या जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उन्हें डेटा ट्रांसमिशन सर्विस कहते हैं,
तो डेटा ट्रांसमिशन क्या हो गया, वो डेटा हो गया जो दो कंप्यूटर डिवाइस आपस में डेटा को शेयर करते हैं। और ट्रांसमिशन क्या हो गया, उस डेटा को भेजने के लिए आपने जिस चीज़ की सेवा लिया है या फिर आपने उसको भेजने के लिए जो तरीका आपने अपनाया है, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य देखो, ये डिवाइस एक दूसरे डिवाइस तक डेटा को तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाते हैं, इसलिए नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने का तरीका तय करता है ये, ठीक है ना। नेटवर्क पर डेटा भेजने और रिसीव करने का तरीका तय करना। अब देखो डाटा ट्रांसमिशन के टाइप्स, अब देखो डाटा ट्रांसमिशन के टाइप, एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन। अभी मैंने बताया एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग क्या, एनालॉग सिग्नल डेटा को एनालॉग में भेजेगा, डेटा को एनालॉग में भेजेगा, जैसे पुराने फ़ोन का नेटवर्क या रेडियो, डेटा को एनालॉग, ध्यान ये रखना है आपको। डेटा ट्रांसमिशन में क्या होगा, एनालॉग ट्रांसमिशन में डेटा को एनालॉग में बदलेगा। और डिजिटल में क्या करेगा, डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा को 0 और 1 के रूप में भेजेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनालॉग सिग्नल में डेटा को एनालॉग में भेजेगा और डिजिटल में डेटा को 0 और 1 के रूप में भेजेगा। अच्छा, 0 और 1 मतलब बाइनरी, ठीक है ना, जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, ये सब। अब देखते हैं ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, डेटा भेजने का तरीका, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो डेटा ट्रांसमिशन मोड को। सबसे पहले डेटा ट्रांसमिशन मोड में आपको ये समझना है इसका मतलब क्या होता है। फिर से रिपीट, आपका रिवाइज भी हो जाएगा पिछले स्लाइड का। देखो ट्रांसमिशन मोड क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा किस दिशा में भेजा जाता है और कब प्राप्त होता है, कैसे, यही आपका ट्रांसमिशन कहलाता है। इसका मतलब क्या हो, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा किस दिशा में भेजा और कब प्राप्त किया, किस दिशा में प्राप्त किया, किस दिशा में प्राप्त किया और किस दिशा में भेजा। अब देखो ट्रांसमिशन मोड के टाइप्स कितने हैं, कौन से हैं, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले देखते हैं सिंप्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स में क्या होगा, डेटा सिर्फ एक दिशा में जाएगा, किसमें सिंप्लेक्स में कब जाएगा, डेटा सिर्फ एक दिशा में जाएगा, ठीक है। एक डिवाइस केवल भेजता है और दूसरा केवल प्राप्त कर सकता है, मतलब एक ही डिवाइस भेज और प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे आप टीवी देखते हो तो आप टीवी सिर्फ देख सकते हो, आप जवाब नहीं दे सकते हो। टीवी देखते हो आप टीवी देखते हो, ना कि आप टीवी का जवाब दे पाते हो। तो इसका सिंप्लेक्स का एग्जांपल हुआ ना कीबोर्ड। अब ये बताओ कीबोर्ड से क्या कर सकते हो आप, कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ डेटा क्या कर सकते हो, बताओ। कीबोर्ड से कंप्यूटर क्या कर सकते हो, एक ही दिशा में जाएगा, कीबोर्ड से डेटा कंप्यूटर में जाएगा, एक ही दिशा में जा रहा है ना कि कंप्यूटर से कीबोर्ड में आएगा। तो ये सिंप्लेक्स का हुआ। वहीं हाफ डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है, ठीक है ना, किसमें, हाफ डुप्लेक्स में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ डुप्लेक्स मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करो ये आप देखो, हाफ डुप्लेक्स। अब देखो डेटा इधर जा रहा है ना, और इधर भी, ये हाफ डुप्लेक्स, डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है लेकिन एक समय में एक दिशा में ही जाएगा, दोनों में, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में। जैसे ये देखो, ये क्या है, रिसीवर है, ये कौन है, प्राप्तकर्ता, ये कौन है, ये प्रेषक है, सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, हाफ डुप्लेक्स का। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सूचनाओं का संचरण दोनों दिशाओं में किया जाता है, पर एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं जा सकती हैं। जैसे टेलीफोन पर आवाज़ का आदान प्रदान, इसके लिए 2 तार की आवश्यकता है ना, 2 तार की आवश्यकता है, एक ही दिशा में सूचनाएं जा सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, एक डिवाइस भेजेगा तो दूसरा तब तक इंतज़ार करेगा जब तक पहला मैसेज ना आ जाए। ध्यान रखना ये वाला, नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़न बना रहेगा आपको, ठीक है ना। क्या बना रहेगा, ये एक डिवाइस भेजेगा तो दूसरा इंतज़ार करेगा, ठीक है, मैसेज के मिलने का। जैसे आपने हेलो बोला तो सामने वाला जब तक हेलो नहीं सुनेगा तब तक को बोलेगा नहीं कि
कि हाँ भाई किससे बात करनी है या कौन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस रेडियो, वॉकी टॉकी, टेलीफोन, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, हाफ डुप्लेक्स के। अब देखते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं, अब देखिए फुल डुप्लेक्स डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ भेजा जा सकता है और एक साथ प्राप्त, सबसे बेहतरीन यही होता है फुल डुप्लेक्स। यानी कि क्या, इसमें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, सूचना तथा डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है, एक साथ। ठीक है, किसमें, फुल डुप्लेक्स में। किसमें, दोनों डिवाइस एक साथ बात कर सकते हैं। दोनों डिवाइस, जैसे मोबाइल पे जो कॉल हो रही है, जो वीडियो कॉल हो रही है, मोबाइल पे जो वीडियो कॉल हो रही है या मोबाइल पे जो बात हो रही है। अच्छा, पिछला आप सोच रहे हो कि पिछले में कि सर आपने बताया कि जैसे टेलीफोन पे बात, भाई वायर टेलीफोन का जो होता है उसमें दो होता है, लेकिन एक साथ में एक ही काम करता है। ठीक है ना, तो वो मैं बता रहा हूँ। अब मोबाइल वाले में क्या है, मोबाइल तो फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कौन सा मोबाइल, मोबाइल आपका किसका एग्जाम्पल है, फुल डुप्लेक्स का। ठीक, अब मोबाइल कॉल हुआ, वीडियो कॉल हुआ, मैंने क्या बताया, इसमें 4 तार की ज़रूरत होगी, किसमें, फुल डुप्लेक्स में। और फुल डुप्लेक्स में डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है, इसमें 4 तार की ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, अब देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस क्या होता है, ये क्या होता है, जब डेटा को लगातार एक साथ भेजा जाता है तो सिंक्रोनस कहलाता है, लगातार डेटा का ट्रांसफ़र। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे ट्रेन को सभी बोगियों में एक साथ, जैसे ट्रेन का जो इंजन होता है ना, इंजन से सारी जो बोगियां हैं एक साथ जुड़ी होती हैं और एक साथ चलती हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि ट्रेन का इंजन चल दिया उसके 5 मिनट बाद बोगियां चल रही हैं, साथ में ही चलती हैं ना। यानी कि जैसे डेटा, उसी तरह डेटा भी ब्लॉक में एक साथ जाता है। ठीक है ना, साथ में ही जाता है। अब ये कैसे होता है भैया, ये तेज होता है। ठीक है ना, भेजने वाले और पाने वाले का समय एक जैसे होता है, ये याद रखना है। किसमें, किसमें, सिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में क्या बोला मैंने कि ट्रेन के बोगियों की तरह से ट्रेन का इंजन और बोगी एक ही साथ चलते हैं, वैसे ही इसमें जो डेटा होता है वो भी ब्लॉक में एक साथ ही भेजा जाता है। ठीक है ना, जैसे वीडियो कॉल हुआ, कंप्यूटर का रैम, प्रोसेसर, ये सब हुआ, इंटरनेट पर लाइव गेम खेलना। ठीक है ना, ये सब वीडियो कॉल का एग्जाम्पल। अब देखते हैं असिंक्रोनस। असिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। देखो ये क्या होता है भाई, जब डेटा को थोड़ा थोड़ा एक एक अक्षर करके भेजा जाता है। असिंक्रोनस, जैसे जब भी आप भूल जाना ना, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्या है ये असिंक्रोनस, क्या है असिंक्रोनस। अब देखो आप, इसमें क्या हुआ है, असिंक्रोनस, आज लगा हुआ, सिंक्रोनस में आ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, असिंक्रोनस में आ लगा हुआ है। आ मतलब क्या होता है, एक। तो जब भी आप भूल जाना तो ये याद रखना, आ मीन्स क्या होता है, एक। तो एक एक करके, एक एक अक्षर, जब भी आप भूल जाना ये ट्रिक बस याद रखना। भाई मुझे तो ऐसे ही याद था, असिंक्रोनस में आ मतलब एक एक, तो आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एक साथ जाएगा, जैसे ट्रेन की बोगी और ट्रेन का इंजन, ट्रेन के इंजन के साथ बोगी भी जाती है, वैसे एक साथ जाएगा। ठीक है, अब असिंक्रोनस में डेटा एक एक अक्षर करके जाएगा। ठीक है ना, एक एक अक्षर करके जाएगा। जैसे कोई एक एक करके चिट्ठियाँ पोस्ट कर रहा हो और हर बार लिफाफा खोलना और बंद करना पड़े। जैसे आप क्या काम कर रहे हो, सपोज करो एक एक करके चिट्ठी पोस्ट कर रहा है, कोई आदमी है, उसके पास ढेर सारी चिट्ठियां हैं। अब वो आज एक चिट्ठी भेज रहा है, फिर कल जाके एक चिट्ठी भेज रहा है, फिर परसों जाके एक चिट्ठी भेज रहा है, और लिखा सब है, सारे सब पैक कर दिया, लेकिन वो सब अलग अलग करके भेज रहा है। ठीक है ना, चाहे तो एक ही साथ भेज सकता है ना, आ रही बात समझ में, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर बार अलग अलग करके भेज रहा है। यानी कि हर अक्षर के साथ स्टार्ट और स्टॉप के संकेत होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के भी संकेत भी होते हैं। अब देखो ये कैसा होता है, तो कैसा होता है, ये धीमा होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, धीमी होती है। जैसे इसमें होता है कि अब देखो समय एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर बार इसमें आपको मैसेज मिलता रहता है। अब भेज रहा हूँ, अब ख़त्म हो गया, अब डेटा भेजा जा चुका है। एग्जाम्पल देखो, अब थोड़ा सा ये देखेंगे, ये इसमें आपको अच्छे समझ आएगा इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस। ठीक है ना, सिंक्रोनस में और असिंक्रोनस में डिफरेंस। ठीक है ना, क्या डिफरेंस है, देखो, रिक्वायर बोथ पार्टीज टू बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली।
इसमें क्या होगा, दोनों साइड की पार्टी एक साथ प्रेजेंट होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। दोनों साथ जब आप लाइव हो तो एक साथ दोनों सिंक्रोनस में भेजने वाला रिसीव करने वाला दोनों लोग क्या रहें, प्रेजेंट रहें। असिंक्रोनस में क्या है, ये इसमें देखो कभी भी कोई भेज सकता है, ठीक है ना, इसमें कभी भी कोई भेज सकता है और सामने वाला तुम्हें रिप्लाई कब करेगा, जब देखेगा। सामने वाला जब देखेगा तभी तुम्हें रिप्लाई करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे, सामने से रिप्लाई नहीं आया। अब तुमसे पूछा जाए वो कैसा एग्जाम्पल हुआ, तो असिंक्रोनस का एग्जाम्पल हुआ। कैसे हुआ असिंक्रोनस का एग्जाम्पल, क्योंकि भाई आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया और सामने से रिप्लाई नहीं आया। और सामने से रिप्लाई कब आएगा, जब वो देखेगा, जब वो लाइव आएगा और जब देखेगा तो आपको मैसेज भेजेगा। यानी कि मैसेज के कन्वर्सेशन में गैप हो गया ना, उसके पास भेजने में और आपके पास वापस मैसेज का रिप्लाई आने में टाइम का गैप हो गया। तो ये क्या हो गया, असिंक्रोनस का एग्जांपल हुआ। लेकिन वहीं पे अगर लाइव कॉल हो रही है, यानी कि आप प्रेजेंट हो और सामने वाला भी प्रेजेंट है, वीडियो कॉल कर रहे हो, आप लाइव गेम खेल रहे हो, आप सामने वाला प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट हो, तो साइमल्टेनियसली दोनों लोग प्रेजेंट हो, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, जब दोनों लोग प्रेजेंट है तो ये एग्जाम्पल होगा भाई आपके किसका, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। अब मैंने क्या बोला, इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, मतलब आप इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, आप तुरंत पूछे आपको तुरंत जवाब मिला। इसमें क्या होगा, इसमें डिले होगा रिस्पॉन्स में, क्योंकि सामने प्रेजेंट ही नहीं है। अवेलेबिलिटी होने पे ही तो आंसर मिलेगा इसमें तत्काल इसमें अवेलेबल रहेंगे तभी तो ये सिंक्रोनस हुआ। इसमें जब अवेलेबल रहेगा कैंडिडेट तभी आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये डिले इन देखो, डिलाइड रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन रिसिपेंट्स अवेलेबिलिटी। ये जो रिसिपेंट है उसके अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपका मैसेज कब आपको रिस्पॉन्स देगा, आपका सामने वाला कब आपको रिस्पॉन्स देगा। अब देखो और क्या, तीसरा डिफरेंस क्या है, इसमें बोथ सेंडर एंड रिसीवर नीड टू बी प्रेजेंट एट अ सेम टाइम। भेजने वाला और रिसीव करने वाले दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा एक सेम टाइम पे। और इसमें नो नीड टू बोथ पार्टीज टू बी अवेलेबल एट साइमल्टेनियसली, दोनों लोग को एक साथ अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पूछना है आप सामने वाले को मैसेज कर दो, सामने वाला जब देखेगा तो आपको रिप्लाई कर देगा। तो ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। बेस्ट फॉर अर्जेंट क्विक डिसीजन, अर्जेंट है, आपको तत्काल रिस्पॉन्स चाहिए, तत्काल आपको आपके सवाल का जवाब चाहिए, तो कौन सा बेस्ट है, सिंक्रोनस की असिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस, क्योंकि इसमें टाइम टेकन नहीं है, तत्काल लाइव तत्काल, यानी कि अर्जेंट नीड में आपको सिंक्रोनस, क्योंकि तत्काल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये क्या है, ये नॉन अर्जेंट के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आपको अर्जेंट है तब ये, और नॉन अर्जेंट है तो ये, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। आपको इतना समय देने के लिए, आपने हमें इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और सम्मान, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।